आप सभी लोग का MMDP पूर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको ये वीडियो 8 बजे मिल रहा होगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और नंबर सिस्टम से ये ग्रुप डी का धमाका, ग्रुप डी का बैच है, मात्र 60 दिनों में संपन्न होगा। तो नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति, पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं। क्या? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले बात करते हैं हम क्या? संख्या का। जो संख्या का है, हमने एक वीडियो बना दिया है, वो देख लीजिएगा, इसको हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वो उसमें पूरी संख्या के बारे में विधिवत जानकारी दी गई है। संख्या क्या है, पद्धति क्या है, इमेजिनरी नंबर, मतलब जितनी भी संख्या है वो एक वीडियो में हमने बना के दे दिया है। तो उसके बारे में हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। सीधा सीधा आते हैं कहाँ पर? सवाल पर। कैसा कैसा आपको सवाल मिलेगा, कहाँ पर? परीक्षा में। इस पर सीधा सीधा आते हैं। जैसे हम आपको टाइप वाइज पढ़ा देते हैं। कैसे पढ़ा देते हैं? टाइप वाइज और हेडिंग वाइज सवाल आपको बता देते हैं। ले लिए, देखिए एकदम टाइप वाइज आप लोगों को हम बताएंगे, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। टाइप वाइज हम आप लोगों को बता देते हैं। ग्रुप डी यहाँ से बाहर नहीं आने वाला है, यहाँ से बाहर नहीं आने वाला। जैसे देखिए, आपका पहला प्रश्न बनाता है गणित का चिन्ह, गणित का चिन्ह, गणित का चिन्ह, गणित का चिन्ह सिग्मा प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए घटाना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो दिया गया है जोड़ना, और ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वो क्या दे दिया गया है? गुणा, और ऑप्शन नंबर डी जो दिया है वो दे दिया गया है भाग। भाग। ये रेलवे 2014 में ये सवाल आया था। ये आया था सिग्मा। ये सिग्मा किसको प्रदर्शित करता है? तो सिग्मा जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? सिग्मा जोड़ना को प्रदर्शित करता है। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। 50-60 क्वेश्चन आपको लगवाएंगे संख्या पद्धति का, और ये आपका पूरा एकदम समाप्त कर देगा। ठीक है। अब देखिए, कौन सी संख्या, प्रश्न नंबर 2 आता है, कौन सी संख्या, कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य, कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं प्रदर्शित करती? दोनों ही नहीं प्रदर्शित करती, दोनों ही नहीं प्रदर्शित करती है। तो कौन सी वह संख्या है? ऑप्शन में ए ऑप्शन 0 दे दिया, बी ऑप्शन 1 दे दिया, और सी ऑप्शन आपका 3 दे दिया, और डी ऑप्शन 2 दे दिया। तो हमने इसके पहले वाले एक वीडियो जो बनाया तो विधिवत संख्या के बारे में ही बताया है। तो वो एक ऐसी संख्या है जो किसी को भी प्रदर्शित नहीं करती, भाज्य अभाज्य दोनों को भी नहीं प्रदर्शित करती। तो ठीक, ये टाइप आपका, ये साधारण प्रश्न का हुआ समाप्त। और अब उसके बाद आते हैं अगले टाइप पर। ये सब आपको एक वीडियो मिलेगी 45 मिनट की। वो वीडियो आप देखकर पूरा का पूरा ये जो संख्या क्या है, संख्या, नंबर, ये सब उसके बारे में ही हम बताए हैं। दूसरा हेडिंग नंबर 2 आती है प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, संख्या पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। चलिए, इस पर हम आपको बताते हैं। जैसे प्रश्न नंबर ए, इसका प्रश्न नंबर वो तो 3 तक 2 हुआ। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3, इसी में हम एडजस्ट करते हैं। दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है, जिनका गुणनफल क्या है? 24 है। जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान, के योगफल का न्यूनतम मान क्या होगा? क्या होगा?
तो इसमें ऑप्शन ए है 25 यानी कि 25, ऑप्शन बी जो है वो 11, ऑप्शन सी जो है 8 और ऑप्शन डी जो है वो क्या है 10। तो कहा दो पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 है कि योगफल का न्यूनतम मान कितना हो सकता है। तो दो पूर्णांक जिनका क्या चीज है, गुणनफल 24 है। चलिए शुरू करते हैं। दो पूर्णांक, ऐसे पूर्णांक जिसका गुणनफल क्या होता है 24 है। जैसे 1 गुणे 24 किया तो बराबर 24 से कम 24। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 24 से कितना हो जाएगा 25, तो ये तो सबसे अधिकतम मान हो जाएगा। अगर फिर किया 2 गुणे क्या हो जाएगा 12, तो बराबर 24 होगा, तो 12 2 कितना हो जाएगा, 12 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। अब उसके बाद 3 गुणे क्या होगा 8 होगा, 8 त्रिक 24, इसका गुणनफल 24 होगा, लेकिन 8 और 3 क्या हो जाएगा, इसका योगफल 11 हो जाएगा। और उसके बाद 4 गुणे अगर हम 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 4 6 24, 6 + 4 बराबर 10। यही सबसे जो होगा क्या होगा, कम होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और उसके बाद अब जो प्रश्न है भाई, वो सब प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखते रहेंगे। हम केवल प्रश्न पढ़ेंगे और आप स्क्रीन पर से ही प्रश्न देख लीजिए, ठीक। अब हम केवल प्रश्न आपको पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस, और बाकी प्रश्न जो है स्क्रीन पर दिखाई पड़ता रहेगा। जैसे हमने इसमें प्रश्न नंबर नेक्स्ट लिया है कि -5 से बड़ी, ध्यान दीजिए, -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है, ठीक। अब -5 से बड़ी और कहा क्या गया, देखिए ध्यान दीजिए, -5 से बड़ी, -5 से बड़ी तथा 5 से छोटी तथा 5 से छोटी, तो -5 से बड़ी -4 -3 -2 -1 0। लेकिन ये सब प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या है कौन, 1 2 3 4। और कहा क्या गया है कि छोटी सभी 5 से छोटी, छोटी है तो इससे छोटी, और ये 0 भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इनका गुणा जब कहेंगे 4 3 12 दूना 24 से कम 24, यानी कि आपका उत्तर जो होगा वो 24 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसमें है वो आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक प्रश्न आया था 2014, आरआरसी 2014 का सवाल है। यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 120 है, 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 120 है, पूर्णांक हैं 3 क्रमागत पूर्णांक हैं जिनका गुणनफल कितना है 120 है, तो बताएं कि पूर्णांकों का योगफल कितना है, ठीक। तो अब 120 3 क्रमागत पूर्णांक हैं जिनका गुणनफल कितना 120 है, तो एक काम करिए 120 का निकाल लीजिए क्या एलसीएम, 2 6 12 60 30 15 3 5 15 5 1 5। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम निकाला तो क्रमागत पूछा, 3 क्रमागत संख्या ना, यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 120 है, तो अब देखिए क्रमागत कैसे होता, 2 दूना 4, 2 दूना 4 ये हो गया, 3 दूना 6 और 5, यानी कि 4 गुणे 5 गुणे 6 अगर करेंगे तो बराबर कितना आएगा 120 आ गया कि नहीं। तो 5 4 9 6 15, आपका 15 जो होगा वो सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी, आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अगला सवाल है 17 करोड़ में कितने शून्य होंगे। तो 17 करोड़ में कहा, 17 करोड़ में कितने शून्य होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक। तो कितने करोड़, कितने शून्य होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने शून्य होंगे 7। तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप का, इस प्रकार का भी ये टाइप आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। और उसके बाद अगला टाइप आते हैं, अगली हेडिंग। अगली हेडिंग क्या है, सम और विषम संख्या पर आधारित प्रश्न। हेडिंग अगली है सम और विषम संख्या पर, विषम संख्या पर आधारित प्रश्न। चलिए इसको देखिए, इसमें हम सबसे पहला सवाल आप लोगों को बताने चल रहे हैं कि मान लें, देखिए प्रश्न आता रहेगा स्क्रीन पर, मान लें कैपिटल P
कामा कैपिटल Q और कैपिटल R विशिष्ट पूर्णांक हैं। कैपिटल R एक धनात्मक सम पूर्णांक है, जबकि P और Q धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। तो निम्नलिखित व्यंजक में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता? आपका ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए। देख लीजिए हम यहाँ पर, क्योंकि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, बाद में हम उसको सेट करते हैं, तो इसलिए हम पहले से लिखते हैं। ऑप्शन ए दिया है Q इंटू P माइनस R, जो कि क्या है? विषम है, जो कि क्या है? विषम है। ऑप्शन बी दिया गया है P माइनस आर का होल स्क्वायर, जो कि क्या दिया गया है? सम है। और सी ऑप्शन आपका दे दिया गया है Q का स्क्वायर और P माइनस आर, जो कि क्या दे दिया गया है? विषम है। और उसके बाद डी ऑप्शन आपका दिया गया है कि R P माइनस Q का होल स्क्वायर सम है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही होगा। तो मान लें P Q R विशिष्ट पूर्णांक है, R एक धनात्मक सम संख्या है, R एक धनात्मक सम संख्या, इसको हमने 2 मान लिया, ठीक। जबकि P और Q धनात्मक विषम संख्या है, हम P को क्या मान लिए? 3 मान लिए, और Q को क्या मान लिए? 1 मान लिए, विषम संख्या हो गई, ठीक है। तो अब इनमें से क्या हो सकता है? देखिए 3 में से 2 निकलेगा तो कितना आएगा? 1 1 कम 1, यानी कि ये विषम होगा, ये तो सही हो जाएगा। लेकिन इसमें हमको वो छांटना है कि जो सत्य नहीं है, ठीक है। जो सत्य नहीं है तो सत्य हो जाएगा ना। देखिए क्योंकि 1 है, 3 माइनस 2, यानी कि 1, 3 में से 2 निकला, 1 1 कम 1, ये क्या है? विषम ही तो है। 1 क्या है? विषम है, तो इसलिए तो सत्य हो जाएगा। इसको छोड़िए, तो ये ऑप्शन हम गलत करेंगे। ये तो सही चीज है, इसलिए जो सही है उसको हम क्या करेंगे? गलत। जो नहीं है उसको हमको छांटना, ठीक। और P माइनस आर का होल स्क्वायर, P माइनस आर माने 3 माइनस 2, यहाँ देखिए 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका जब हम 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या जाएगा? 1 आएगा, 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1। ये बताओ, देखो ये तो विषम संख्या आ रही है ना, जबकि ये दिया क्या गया? सम है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, यही हमको निकालना था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भाइयों 2017 की एसआई परीक्षा में भी ये सवाल आया था। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, प्रथम विषम संख्या 1 है, द्वितीय विषम संख्या 3 है, तृतीय विषम संख्या 5 है। इस प्रकार आगे बढ़ते रहें तो द्विसमवी विषम संख्या क्या होगी? कहा था कि पहली 1 है, दूसर की 2 है, तीसर की का है? 3 है। 1 3 5 ऐसे डाट 7 9 कहाँ तक, कैसे संख्या तक जाए? द्विसमवी संख्या क्या होगी? तो द्विसमवी संख्या जो होगी हमको वो निकालना है कि अंतिम वाली संख्या क्या होगी, यानी कि यल का मान क्या होगा। तो अगर हम 200 की बात कर रहे हैं तो द्विसमवी संख्या, देखिए एक फार्मूला होता है, पता होगा कि TN बराबर या यल बराबर या अंतिम संख्या बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? D, जहाँ A का मान 1 प्लस n का मान 200 दिया गया है, माइनस 1 इंटू D माने 2। इनका सार्वधातुक जो होगा वो क्या होगा? 2 होगा। तो 1 प्लस 199, 199 गुणे कितना हो जाएगा? 2। 1 प्लस दोनों 18, दोनों 18 और 2 कम 2, यानी कि 300 कितना हो जाएगा? 99। 399 माने ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप लोगों को क्या हो गया होगा? समझ में आ गया होगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी ग्रुप डी का ही सवाल है। दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा किससे विभाज्य है? दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के, अब दो क्रमागत मतलब लगातार, एक को 1 मान लिया और क्या, एक को 3 मान लिया, एक को 1 मान लिया। दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा किससे विभाज्य है? तो इनका वर्ग माइनस इनका वर्ग, यानी कि 1 माइनस 3 त्रिका 9 माने माइनस 8, वो किससे हमेशा विभाजित होगा? देखिए 8 आया है ना, तो हमेशा किससे विभाजित होगा? वो हमेशा 8 से विभाजित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ये रेलवे एनटीपीसी अगला सवाल जो लिखने चल रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी 2016 में ये सवाल आया है, देख लीजिएगा।
यदि यक्स एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी। दिया है यक्स क्या है, सम संख्या। सबसे पहले इसके लॉजिक समझ लीजिए। अगर दो तो एक सम संख्या होता है तो अगली विषम संख्या क्या होती है, 3 होती है। ये सम होती है, उसके बाद ये क्या होती है, विषम। तो इसमें क्या ऐड किया गया, 1 जोड़ा गया तभी तो आया। अगर 4 एक सम है, अगली 5 होती है तो इसमें 1 जोड़ा गया। तो यानी कि अगर यक्स सम संख्या है तो विषम क्या हो जाएगी, अगली विषम क्या हो जाएगी, इसमें हम 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यही x + 1 जो होगी वो अगली विषम संख्या होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। और अब आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे यहाँ फिर देखिए रेलवे एनटीपीसी 2017 देख लीजिए। निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। कह रहे हैं कि निम्न में से ऑप्शन दिया गया, ए दिया गया 15, बी दिया गया 17, सी दिया गया 12 और डी दिया गया 13। तो देखिए 15, 17, 12, 13, इसमें यही विषम भाज्य संख्या है ना। ये तो सम हो गई, ये कट, ये तो अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या। देखिए इतना आसान सवाल आया है। ये 2017 एनटीपीसी 2017 में ये सवाल आया था। चलिए और अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम रेलवे एनटीपीसी 2016 के ही सवाल पर। कैपिटल यक्स और कैपिटल वाई दो सम संख्या हैं तो निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। कहे हैं कि कैपिटल यक्स प्लस कैपिटल वाई। पहला ऑप्शन दिया है यक्स प्लस वाई। यह देखिए सम में सम अगर हम जोड़ते हैं तो हमेशा हमें सम संख्या प्राप्त होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। अगर सम में से सम घटाते हैं यक्स माइनस वाई तब भी हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत। आगे लिखा यक्स प्लस वाई प्लस 1। किसी भी दो सम संख्याओं के योगफल में अगर योग 1 जोड़ दिया जाएगा तो हमेशा क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। और एक बात और सुन लीजिए, अगर सम संख्या का गुणनफल होता है तो हमेशा हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न एकदम बहुत आराम से एकदम 50 दिनों का जो टारगेट रखे हैं ग्रुप डी का वो खत्म कर देंगे। अगला आता है अगला प्रश्न आता है अभाज्य, और अगला हेडिंग आती है अभाज्य और सह अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न। संख्या पर आधारित प्रश्न, इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए। करें अभाज्य और सह अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं कि दिया गया है कि 50 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, प्रश्न में है। ऑप्शन में है 635, ऑप्शन बी है 306 और ऑप्शन सी है 563 और ऑप्शन डी है 400। कितना, 400। तो अब 50 से 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं निकालिए और उनको जोड़ दीजिए तो आएगा क्या उत्तर, 635 आ जाएगा। इसको जोड़कर निकाल लीजिएगा, जो किसी से ना कटे वही अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। और उसके बाद अगला आता है, इनमें से अगला क्वेश्चन है, इसी का अगला है, इनमें से कौन सी संख्या एक मौलिक संख्या के साथ सम संख्या है। मौलिक सम संख्या भी मौलिक संख्या के साथ, मौलिक माने होता है अभाज्य संख्या। तो कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, वो केवल 2 है, वो अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा ये सही उत्तर हो जाएगा। ये रेलवे का सवाल है, 2013 में आया था। अब एनटीपीसी 2016 का सवाल देख लीजिए। एनटीपीसी 2016 का सवाल देख लीजिए। लिखा गया सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर की गणना कीजिए। अब 2 अंकों की बात हुई, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी कहा गया है कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, 97 जो हो जाएगी वो सबसे बड़ी होगी। और उसके बाद
आगे क्या बात हुई है कि सबसे छोटी दो अंकों की, तो सबसे छोटी क्या होगी 11, इनका अंतर निकालना है तो कितना हो जाएगा 86, 7 में से 86 हो जाएगा। तो इनके बीच का अंतर जो होगा वो क्या हो जाएगा 86। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। और अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। और ये 2009 का सवाल है, ये भी है रेलवे का सवाल। 50 से कम कितनी अभाज्य संख्या है? तो 50 से कम ये एक वीडियो हमने बना दिया है, उसमें में देख लीजिएगा। ऑप्शन है, ऑप्शन में 16, 15 और क्या है 14 और 18। तो ये आपका ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्या होगा 15 संख्याएं होंगी जो 50 से कम हैं, मतलब 50 के अंदर में अभाज्य हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आगे कहाँ जाते हैं देखिए ध्यान से। एनटीपीसी का सवाल है कि धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो धनात्मक पूर्णांकों 60 और 6 के बीच 8 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 8 अभाज्य संख्याएं हैं। और उसके बाद आते हैं आगे, प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है। अभी हम बताएं कि अभाज्य संख्या में फैक्टर जिसका 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो, वही दोनों संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी कि गुणनखंड कितना होना चाहिए? एक ही गुणनखंड होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? खुद 1 होना चाहिए, बाकी और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन आपका क्या है? सी वाला सही है, एक ही गुणनखंड केवल होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम आ जाते हैं। केवल रेलवे का ही सवाल हम लगवा रहे हैं और कुछ सवाल नहीं लगवा रहे हैं। ठीक है, केवल रेलवे का ही सवाल लगवा रहे हैं। ढूंढ कर केवल रेलवे का ही सवाल हम लगवा रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है ग्रुप डी का। इस बैच का केवल टारगेट ग्रुप डी निकालने का है बस। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? ऑप्शन दिया गया है 41 दिया गया है, 51 दिया गया है, 61 दिया गया है और 71। तो इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं? 41 भी अभाज्य संख्या है, 61 भी अभाज्य संख्या है, 71 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 51 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए 51 जो होगा वो बी ऑप्शन जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 51 जो हो जाएगी ये 5, 1, 6, 3 से विभाजित हो जाएगी, है ना, इसलिए 51 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सी अविभाज्य संख्या नहीं है? अविभाज्य संख्या माने कि अभाज्य संख्या नहीं है, वही सवाल। केवल अविभाज्य से आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा। ये भी 2014 का सवाल है। ऑप्शन में 5 है, ऑप्शन में 7 है, 9 है, 11 है। तो आपका जो 9 होगा वही अविभाज्य संख्या नहीं है, यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अगले टाइप पे आते हैं। अगले टाइप पे अगली हेडिंग है परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या पर आधारित प्रश्न। अगली टाइप है परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में आप लोगों को आराम से बताने चल रहे हैं। कौन सा सवाल आया है? केवल किसमें? केवल हम खोज रहे हैं रेलवे का सवाल और कोई सवाल नहीं खोज रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे डॉट का निशान लगा है। एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन ए में दिया गया है 2 × 3, ऑप्शन बी में दिया गया है √9, ऑप्शन सी दिया गया है 2/3 और ऑप्शन डी दिया गया है तो 11/8। देखिए ध्यान से, ऐसी संख्या जो p बटा भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं, फ्रैक्शन भी उनका क्या हो, उनका फ्रैक्शन में लिखी जा सकती हैं, लेकिन हर का मान जो हो 0 ना हो, वो संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या में अगर गुणा भी करते हैं तब भी वो क्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या ही रहती है। अगर इसका मान निकालते तो 3 हो जाएगा। ये भी ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। यही अकेली ए वाली जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सब का सब समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है 1/5 और 2/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्या युग्म होगा। इसमें ऑप्शन ए लिया गया है 262। देखिए ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। ऑप्शन ए 262/1000, कामा 275/1000। बी ऑप्शन है 362/1000, कामा 562/1000। सी ऑप्शन 451/1000, 552/1000। डी ऑप्शन 121/1000, 131/1000। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 262 बटा कितना 1000 और कामा 275 बटा कितना हो जाएगा 1000। यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा। और अब उसके बाद चलिए काल्पनिक संख्या पर आधारित प्रश्न। अगला टॉप हेडिंग आती है काल्पनिक संख्या पर आधारित प्रश्न। किस मतलब जो काल्पनिक संख्या, ऐसी संख्या जो दिखाई नहीं देती है वो काल्पनिक संख्या होती है। जो जिसमें जैसे आपको याद होगा इन सब संख्याओं को क्या बताया गया है, -√1 को क्या बताया गया है कि अमान्य नहीं, इसका मान क्या होता है, आई होता है। यही काल्पनिक संख्या होती हैं। जिसमें आई जुड़ा हो या अंडर रूट में माइनस हो, वो सब की सब संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्या होती हैं। तो इसमें पहला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एक काल्पनिक संख्या है। तो ऑप्शन बी आपको दिख गया होगा। ऑप्शन बी में क्या है, -√2, यही एक क्या है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल वीडियो में इससे आगे कि सब केवल ग्रुप डी से संबंधित प्रश्न जो है, रेलवे से संबंधित प्रश्न है, वही हल कराया जा रहा है और कुछ नहीं हल कराया जा रहा है। धन्यवाद।